हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्त राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं। और कल के वीडियो में, ठीक है ना, कल के वीडियो में हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। समुद्रगुप्त के जो 5 विजय अभियान थे, है ना, उसके बारे में पढ़ा, जिसमें कि हम 4 अभियान के बारे में हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। आज हम उसके 5वें चरण के अभियान से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए 5वें चरण के अभियान में पांचवें चरण के अभियान में उसने क्या किया था? विदेशी शासकों को पराजित किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपने 5वें चरण के अभियान में विदेशी शासकों को पराजित किया था। शक और कुषाण को पराजित किया था। ठीक है, किसे किसे किया था? शक और कुषाण। ठीक है, 5वें चरण के अभियान में इसने विदेशी शासकों को पराजित किया था, शक और कुषाण को पराजित किया था। अब देखो, जो पराजित राज्य थे, जो पराजित शासक थे, उन्होंने 3 प्रकार से इसकी जो अधीनता है उसे स्वीकार की थी। ठीक है ना, समुद्रगुप्त की अधीनता इन्होंने, जो पराजित राज्य थे, पराजित शासक थे, 3 प्रकार से स्वीकार की थी। ठीक है, 3 प्रकार से स्वीकार की थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार है। तो देखो, पहला है आत्मनिवेदन। ठीक है, आत्मनिवेदन। दूसरा है कन्योपायन। कन्योपायन, ठीक है। और तीसरा है गरुत मंदकित। ठीक है, तीसरा है गरुत मंदकित। तो 3 प्रकार से पराजित शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया था। ठीक है, अब आप उसको समझो। जो आत्मनिवेदन है, तो आत्मनिवेदन में क्या होता था कि जो पराजित शासक होते थे ना, वो बहुत सारा उपहार वगैरह लेकर के और राजा के पास जाते थे। ठीक है, और दूसरा जो कन्यापायन है, तो इसमें क्या होता था कि उपहार की जगह पे अपनी पुत्री को भेंट के स्वरूप में देते थे। ठीक है, और तीसरा क्या है गरुत मंदकित में, कि गरुड़ अंकित वाले जो मुद्राएं होती थी, जो कॉइन्स होते थे, उनको वो लोग अपने देश में चलाते थे। ठीक है, तो 3 प्रकार से जो विदेशी शासक थे, जो पराजित हो जाते थे, वो 3 प्रकार से समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार करते थे। ठीक है, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, देखो कि सिंघल यानी कि जो श्रीलंका है, ठीक है, आज का जो श्रीलंका है, ठीक है, उसका प्राचीन नाम सिंघल है, याद रखिएगा। तो सिंघल का शासक था, शासक मेघवर्ण। ठीक है, मेघवर्ण या मेघवर्मन। ठीक है, कुछ भी समझिएगा, मेघवर्ण या मेघवर्मन। इसने क्या किया था कि समुद्रगुप्त के पास ना 2 बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था। किस लिए? गया में वो बौद्ध मठ बनाना चाहता था, और उसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए उसने 2 बौद्ध भिक्षुओं को समुद्रगुप्त के पास भेजा था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने जो है अनुमति दे दी बौद्ध मठ बनाने के लिए। तो उसके बाद मेघवर्ण ने महाबोधि संघाराम विहार की स्थापना की, मतलब उसका निर्माण किया। ठीक है, मेघवर्ण ने महाबोधि संघाराम विहार। ठीक है ना, विहार का मतलब क्या है? वो स्थान जहां पर जो भिक्षु और भिक्षुणी जो होते थे ना, वो लोग रहते थे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं विहार। ठीक है ना, तो उसने महाबोधि संघाराम विहार का निर्माण कराया। किसने? मेघवर्ण या मेघवर्मन ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है ना, उसके जितने भी उसके जो 5 चरण के जब उसके विजय अभियान पूरे हो गए ना, तो उसके बाद जो है
प्रयाग प्रशस्ति और अश्वमेध यज्ञ किया था उसने, ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्ति उसके बाद ही उसने लिखवाई थी और उसके बाद ही उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। विजय अभियानों को पूरा करने के बाद, ठीक है, विजय अभियान, ठीक है, विजय अभियान पूरा करने के बाद उसने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया और प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति में हमें पता चलता है अश्वमेध यज्ञ के बारे में और अश्वमेध प्रकार के जो उसने सिक्के जारी किए थे उसके बारे में भी, ठीक है। हमें कहां से पता चलता है, प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक है ना। अब देखो जो उसकी दक्षिणापथ की विजय थी वो प्रयाग प्रशस्ति के 19वें और 20वें पंक्ति में लिखा गया है, ठीक है। दक्षिणापथ की जो विजय थी, दक्षिणापथ की विजय, इसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति के 19वें और 20वें पंक्ति में इसके बारे में लिखा गया है कि इसने 12 शासकों को पराजित किया था, ठीक है ना। 19वीं और 20वीं पंक्ति में बताया गया है, ठीक है ना। तो इसमें 12 जो शासक थे, दक्षिण के शासक थे, उनको पराजित किया, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसी में बताया गया है कि इसने 12 शासकों को पराजित किया था, ठीक है ना, 12 शासकों को पराजित किया था, जिसमें कि पल्लव शासक, पल्लव जो था, पल्लव शासक विष्णुगुप्त अंतिम था, ठीक है ना, अंतिम था। दक्षिणापथ की विजय के बारे में प्रयाग प्रशस्ति के 19वें और 20वें पंक्ति में हम पता चलता है कि उसने दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया था, जिसमें कि जो पल्लव शासक विष्णुगुप्त था वो अंतिम शासक था, ठीक है। और इसके बारे में क्या है, समुद्रगुप्त के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, देखिए बौद्ध साक्ष्यों से हमें यह पता चलता है कि उसने वसुबंधु को, ठीक है ना, समुद्रगुप्त ने वसुबंधु को, यहां लिख देती हूं, देखिए वसुबंधु को अपना मंत्री बनाया था, ठीक है ना, अपना मंत्री नियुक्त किया था, किसने, समुद्रगुप्त ने, ठीक है। तो ये जानकारी हमें कहां से मिलती है कि वसुबंधु को उसने अपना मंत्री नियुक्त किया था, तो ये जो जानकारी है ये हमें बौद्ध साक्ष्यों से प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहां तक हमारा हो गया पूरा जो समुद्रगुप्त के बारे में जो भी जानकारी है, ठीक है ना। अब उसके जो कौन कौन से उसने क्वाइन चलाए और उसके समय में राज्य व्यवस्था कैसी थी, उसकी शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन हर एक जो वीडियो है पार्ट पार्ट में बनेगी, अलग अलग बनेगी, ठीक है। जब क्वाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे तो गुप्ता पीरियड के जितने भी शासक हैं उनके जितने भी क्वाइंस हैं उनको हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के पास, ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या क्या जानकारी है हमारे पास और क्या क्या हमें जानना है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका टाइम पीरियड है 380 से 415 ईस्वी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पीरियड है 380 से 415 ईस्वी, ठीक है। अब देखिए ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की
हत्या करके मगध का सिंहासन, ठीक है, सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, ऐसी जानकारी है, ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने रामगुप्त की हत्या कर दी थी और उसके बाद वो मगध का शासक बना था। ठीक है, अब आइए थोड़ी सी कुछ बातें जो हैं वो हम लोग रामगुप्त के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, रामगुप्त जो था उसी के समय में, रामगुप्त के समय में शकों का आक्रमण हो गया था। ठीक है, शकों का आक्रमण हुआ, अब इसमें क्या हुआ कि जो रामगुप्त था वो शकों से पराजित हो गया। ठीक है, और उसमें उसको क्या करना पड़ा कि जो उसकी पत्नी थी ध्रुव देवी, ठीक है ना, रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, और उसने क्या किया कि पराजित होने के बाद अपनी पत्नी जो थी उसको, शकों को उसको देना था, तो उसने अपनी पत्नी को जो था शक शासक को सौंप दिया। तो ये जो बात है, ये बात जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चली, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को इससे बड़ा क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, तो वो जो है वो शकों के खेमे में घुस गया। ठीक है ना, ध्रुव देवी का भेष लेकर के, ठीक है, ध्रुव देवी की तरह, मतलब लेडीज की तरह कपड़ा पहन करके, और शकों के खेमे में चला गया और उसने वहां जाकर के शक शासक की हत्या कर दी और वहां से ध्रुव देवी को बचा करके ले आया। और आने के बाद उसने जो रामगुप्त है, ठीक है ना, इसकी भी हत्या कर दी। ठीक है, रामगुप्त की भी इसने हत्या कर दी और उसके बाद इसने ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। ठीक है, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम क्या था? दत्त देवी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो माता थी, जो माँ थी, उसका नाम था दत्त देवी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त का दूसरा नाम, चंद्रगुप्त का दूसरा नाम देव भी था। ठीक है, देव भी था। ठीक है, चंद्रगुप्त का दूसरा नाम देव भी था। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है चंद्रगुप्त के बारे में। देखिए, आगे देखिए कि जो सांची अभिलेख है, ठीक है ना, सांची अभिलेख, ठीक है, सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त के और भी नाम बताए गए हैं, जिसमें कि है देवगुप्त, देवराज और देवश्री। ठीक है, देवश्री। ठीक है, सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त के और भी नाम बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? देवगुप्त, देवराज और देवश्री। ठीक है ना, ये चंद्रगुप्त के जो नाम हैं ये बताए गए हैं। ठीक है, अब देखो महरौली का जो लौह स्तंभ लेख है, ठीक है, महरौली का लौह स्तंभ लेख, ठीक है, इसमें इसका नाम चंद्र बताया गया है। ठीक है, इसमें इसका नाम चंद्र बताया गया है। ठीक है, आप लोग कभी कुतुब मीनार जाइएगा तो वहां पर देखिएगा जो लौह स्तंभ है वहां पर है। आपने, कई लोग गए भी होंगे देखने के लिए, जो नहीं गए हैं तो जरूर जाइएगा।
और उस पर जो लेख लिखा हुआ है उसे भी हो सके तो जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो उसमें जो उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसका नाम जो है वो चंद्र बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए विक्रमादित्य और परम भागवत, ठीक है, परम भागवत इसकी उपाधि थी, ठीक है ना। विक्रमादित्य और परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी, ठीक है। क्या थी? उपाधि, ठीक है। जिसमें से जो ये परम भागवत है ना, ये परम भागवत जो है ये चंद्रगुप्त को बहुत ही प्रिय था। ये जो उपाधि है परम भागवत वाली उपाधि, वो चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत ही प्रिय उपाधि थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी और उसमें चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों का नाम हो, तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत की उपाधि जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि महाराजा धीराज की उपाधि किसकी थी, और उसमें भी अगर यही दो नाम दे दिए जाए, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उसमें आप लगाइएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। क्लियर? चलिए यहां तक आपका हो गया सब। अब देखिए जो राजा होते थे, जो शासक होते थे पहले के, उनकी अपने साम्राज्य का विस्तार करने की क्या रणनीति होती थी, है ना। वो दो प्रकार से उनका जो अपने शासन का विस्तार वो दो प्रकार से किया करते थे। किस किस तरीके से? या तो वो युद्ध करते थे या फिर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे, है ना। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जो शासक होते थे वो या तो युद्ध करेंगे और युद्ध करके शासक दूसरे राज्य के शासक को पराजित करते थे और उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे, या फिर दूसरे राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, खुद का विवाह करें या अपने बेटा बेटी का विवाह कर दें। तो इस तरीके से अपने राज्य का जो है वो विस्तार करते थे। तो इसी के अनुसार जो चंद्रगुप्त द्वितीय, हाँ विक्रमादित्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसने नाग वंश की कन्या, ठीक है, नाग वंश की कन्या कुबेर नागा, ठीक है, याद रखिएगा, कुबेर नागा से विवाह किया था, ठीक है, विवाह किया, ठीक है। नाग वंश की कन्या थी कुबेर नागा और इससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था और इनकी संतान थी प्रभावती गुप्त, ठीक है। इसकी संतान थी प्रभावती गुप्त, ठीक है। कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की संतान जो थी वो कौन थी? प्रभावती गुप्त थी, ठीक है ना। अब देखो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने अपनी बेटी का विवाह, जो प्रभावती गुप्त है इसका विवाह, यहां पर क्लियर कर लेते हैं पहले। चलिए देखते हैं। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक, ठीक है, वाकाटक, ठीक है, वाकाटक साम्राज्य के जो शासक थे, वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था, ठीक है ना। रुद्रसेन द्वितीय से किया था, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये भी एक राजनीतिक अपने विस्तार के कारण ही किया गया था, ठीक है ना। तो जो भी विवाह पहले होते थे वो इसी वजह से किया करते थे। क्यों किया करते थे कि जो गुजरात तथा जो काठियावाड़ वाला जो एरिया है ना, वहां पर इनका शासन था, जो वाकाटक साम्राज्य था, ठीक है। और वहां पर शकों का जो है पराजित करने के लिए, वहां पर शकों को पराजित करने के लिए उस एरिया में, ठीक है ना, जो गुजरात और काठियावाड़ वाला जो एरिया है वहां पर शकों को पराजित करने के लिए इसने क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी का प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वो रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया, जो कि वाकाटक का शासक था, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है,
इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि जो गुप्ता टाइम था, ठीक है ना, जो गुप्त राजवंश था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर अपनी चरम सीमा पर था, ठीक है ना। अब चीनी यात्री जो फाहियान था, ठीक है, चीनी यात्री फाहियान इसी के समय पर, इसी के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है ना। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि जो चीनी यात्री फाहियान था उसका भी टाइम पीरियड यही रहा होगा भारत में आने का, ठीक है ना। अब इसके और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न, 9 रत्न थे, ठीक है, जिसमें कि आपके कालिदास, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, गणिताचार्य, मतलब ऐसे मिला करके 9 थे, ठीक है ना, जिनको कि 9 रत्न कहा जाता था। और ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जिसमें कि जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी वो भी थे, ठीक है ना। जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, डॉक्टर थे धन्वंतरी, वो भी थे, ठीक है, इसी के काल में हुए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही काल में हुए थे। जाहिर सी बात है कि अगर थे तो इसके दरबार में थे तो इसका मतलब कि इसी के काल में होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो जानकारी थी वो सब, ठीक है ना। अब इसके भी जो पॉइंट्स वगैरह हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सभी शासकों के जो गुप्ता पीरियड के जितने भी शासक हैं उनके पॉइंट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो अगला वीडियो हम जो भी बनाएंगे, पहले शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इनके कॉइन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि गुप्ता पीरियड में इनके कॉइन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो शासक था इसके बाद कौन था, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। चलिए कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है ना, कुमारगुप्त प्रथम। और इसका जो शासन काल था ये 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक चला, ठीक है ना। बताया जाता है कि सबसे लंबा जो शासन था गुप्त काल में, गुप्त जो शासक थे उनमें कुमारगुप्त प्रथम जो था उसी ने सबसे लंबे टाइम तक जो है शासन किया था, ठीक है ना। लगभग 40 सालों तक, 40 वर्षों तक इसने शासन किया था, ठीक है। और इसका जो काल है वो शांति और समृद्धि का काल माना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम का जो काल है वो शांति, ठीक है ना, कुमारगुप्त प्रथम का जो काल है वो शांति और समृद्धि का काल माना जाता है, शांति और समृद्धि का काल माना जाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, ठीक है, उसका निर्माण भी इसी ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था, कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था, तो किसने कराया था, कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था, ठीक है ना। इसने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है, जिस तरीके से समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था उसी तरीके से कुमारगुप्त प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ
किया था। ठीक है ना। अब सोच लीजिए इतने लंबे टाइम तक 40 सालों तक इसने शासन किया, तो इसका मतलब कि सही में इसका जो काल था वो बहुत ही शांति और समृद्धि का ही काल रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट इसके बारे में क्या है कि जो गढ़वा लेख है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि गढ़वा लेख में इसे भी, ठीक है ना, गढ़वा लेख में इसे परम भागवत कहा गया है, इसे परम भागवत कहा गया है, कहा गया है। ठीक है, इसे परम भागवत कहा गया है, भागवत, ठीक है ना। गढ़वा लेख में, गढ़वा लेख में इसे परम भागवत कहा गया है। तो यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि गढ़वा लेख में किसे परम भागवत कहा गया है, और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसकी उपाधि थी परम भागवत, और वो उसको बहुत प्रिय उपाधि थी, है ना। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि गढ़वा लेख में जो है कुमारगुप्त प्रथम के बारे में बताया गया है कि उसमें परम भागवत उसे कहा गया है। ठीक है ना। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है आइए देख लेते हैं। देखिए गुप्ता पीरियड के सबसे सर्वाधिक जो अभिलेख हैं, ठीक है ना, गुप्ता पीरियड के सर्वाधिक अभिलेख इसी के काल के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख इसी के काल के प्राप्त हुए हैं, 18 अभिलेख। ठीक है, याद रखिएगा 18 अभिलेख। ठीक है, और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के भी इसी ने चलाए। सर्वाधिक, यहां ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक सिक्कों की बात नहीं कर रही हूं मैं, सर्वाधिक प्रकार के सिक्कों की बात कर रही हूं। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रकार के सिक्के लगभग 14 प्रकार के। ठीक है, मतलब कुमारगुप्त के शासनकाल में ही सर्वाधिक अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि 18 अभिलेख है। ठीक है, और सर्वाधिक प्रकार के जो सिक्के हैं वो भी कुमारगुप्त प्रथम के ही समय के हैं। ठीक है ना, इसी ने चलाए थे सर्वाधिक प्रकार के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर्वाधिक नहीं है, सर्वाधिक प्रकार के हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने अपने सिक्कों पर गरुड़ की जगह, गरुड़ की जगह मयूर का अंकन करवाया, अंकन करवाया। ठीक है, अपनी मुद्राओं पर कुमारगुप्त प्रथम ने गरुड़ की जगह पे मयूर का अंकन करवाया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अपने कॉइन्स पे किसने गरुड़ की जगह पे मयूर का अंकन करवाया है, तो याद रखिएगा वो कौन है, वो है कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, तो चलिए आज हमने समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी बची हुई थी उसको भी पढ़ लिया, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ लिया, और कुमारगुप्त प्रथम के बारे में भी पढ़ लिया। अब आगे के जो गुप्त शासक है इनके बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जानकारी लेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग का भी मन नहीं लगेगा पढ़ने में, है ना। तो चलिए आज के लिए हम बस करते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग का काम है कि आप लोग वीडियो को देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स। मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ठीक है, और आप मुझे अपने कमेंट भी जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग जी जान से अपनी पढ़ाई कीजिए। जो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी अपलोड करूंगी, और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। सो आप जो है इनके साथ साथ में क्वेश्चन आंसर को भी देखते हुए चलिएगा। ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो पूरी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।